हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपकी क्लास 12th की जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। In this chapter, basically, we will be focusing more on Indian economy. Indian economy कैसी थी पहले, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, and what are all the challenges faced by Indian economy. आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक्स थी, इसमें आप इकोनॉमी एज ए स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि कैसे होती है, बट इन दिस बुक, दिस पर्टिकुलर बुक, योर फोकस विल बी मोर ऑन इंडियन इकोनॉमी, इट्स फीचर्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इट. So in this chapter, for this video at least, we will be covering these three topics: introduction, and then low level of national income and per capita income, and the third is agriculture. So जब इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, तो इन ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं. ओके, उन चेंजेस का मेन पर्पस ये था कि ब्रिटेन की ग्रोथ हो सके. ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी, तो उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते. तो वो रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन कहाँ से लाती? वहां पे मेनली एग्रीकल्चर इतना ज्यादा था नहीं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज पे बेस्ड इकोनॉमी है ब्रिटेन. तो उनको रॉ मटेरियल्स कहीं से चाहिए होते, तो वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम कौन करता? इंडिया. ओके, सो तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं. बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे बनाते हैं कि जिससे अब इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई थी? सिर्फ एक फीडर इकोनॉमी की तरह काम कर रही थी ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए. फीडर इकोनॉमी का मतलब है कि वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी, इनपुट्स दे रही थी, और इन रिटर्न उसको एज सच कुछ नहीं मिल रहा था. सो बेसिकली बिफोर ब्रिटिश रूल, हम पहले पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी. बिफोर ब्रिटिश रूल स्टार्टेड, इंडियन इकोनॉमी वाज अ वेरी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. मतलब बहुत समृद्ध था हमारा देश इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के मामले में. हम लोग सेल्फ रिलायंट थे. हमारी ज्यादा पहले यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं था, अर्बनाइजेशन नहीं था, तो लोगों की नीड्स जो थी वो बहुत कम थी. ओके, तो हम उन नीड्स को फुलफिल करने में सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे. हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था. जितनी हमारी फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो सब हम खुद से प्रोड्यूस करके उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते थे. उसके अलावा क्या फीचर था? बिफोर ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, हमारी इकोनॉमी जो थी दैट वाज एन अग्रेरियन इकोनॉमी. अग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स our economy was mainly dependent on agriculture. Most of the population, around 3/4 population इंडिया की 75%, 80% वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी. रूरल पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा थी, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर था. उसके अलावा अदर देन एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जैसे कि कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करना, ओके, मेटल्स और जो आपके प्रेशियस जेम्स होते हैं, उन सब के वर्क्स में इंडिया वाज वेरी फेमस. बाहर की कंट्रीज इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करती थी. सिल्क और इंडिया के कॉटन और इंडिया के सिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड बाहर की मार्केट्स में बहुत ज्यादा थी. So India, basically before British rule, India was a prosperous economy. It was an agrarian economy and it had a well-developed handicraft industries. Okay? फिर क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो उनका मेन पर्पस होता है कि ब्रिटेन का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स वो लोग बहुत चीप रेट्स पे, ओके, बहुत चीप रेट्स पे इंडिया से रॉ मटेरियल्स खरीद करके उनको एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन में, और वहां पे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में उनसे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, और वो फिनिश्ड गुड्स, मशीन मेड फिनिश्ड गुड्स जो थे, वो इंडिया में वापस इंपोर्ट किए जाते हैं और वो हाई प्राइसेस पे सेल किए जाते हैं इंडियंस को. तो अब इंडियंस बेसिकली क्या बन चुके थे? इंडियन इकोनॉमी was the supplier of raw materials, जो रॉ मटेरियल्स को बहुत चीप रेट्स पे सप्लाई करती थी, और कंज्यूमर थी फिनिश्ड गुड्स की, जो गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जा रहे थे. तो यहाँ पे दोनों तरीके से लॉस इंडिया का ही हो रहा था. रॉ मटेरियल्स भी चीप रेट पे जा रहे थे और फिनिश्ड गुड्स उनको बहुत हाई प्राइसेस पे खरीदने पड़ रहे थे. ओके, तो जो इंडियन इकोनॉमी थी, इंडिया की इंडस्ट्रीज
ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई उनके लिए कम हो गई थी, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज तो सफर कर ही रही थी, और इसके अलावा जो इंडियंस थे उनको प्रॉपर इनकम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको उनके रॉ मटेरियल्स के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए उनको इनफ रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा था, इनफ पैसे नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है टोटली डिवास्टेट हो जाती है, एक्सप्लॉइट हो जाती है। ओके, so now let us move on to the next heading, that is low level of national income and per capita income. नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ये पढ़ना क्यों जरूरी है? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हमें हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि किसी भी इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा एफर्ट्स नहीं लिए थे, कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जिससे कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जा सके। हर एक इकोनॉमी में, हर कंट्री में ये हो रहा था कि वहां की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा रही थी, इट वाज बीइंग मेजर्ड, बट इन इंडिया ब्रिटिशर्स टुक नो एफर्ट टू डू सो। तो फाइनली क्या करते हैं, कुछ इंडियंस होते हैं जो ये मेजर करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था वो दादा भाई नौरोजी ने लिया था। इनके अलावा कौन कौन थे, फिर विलियम डिग्बी, VK राव, RC देसाई, ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडिया की ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। पर कैपिटा इनकम इज बेसिकली द इनकम ऑफ पर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। इंडिया की टोटल इनकम जितनी भी है, नेशनल इनकम, उसको अगर उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द पर कैपिटा इनकम, मतलब हर एक इंसान की, हर व्यक्ति की इंडिया में कितनी इनकम है, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। तो ये लोग इतने कोशिश करते हैं पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, मगर इनके जितने भी कैलकुलेशंस थे, मेजरमेंट्स थे, वो सब कंफ्लिक्टिंग थे। किसी का कुछ रिजल्ट आया था, किसी का कुछ और रिजल्ट आया था, और इनकंसिस्टेंट थे। तो मतलब कोई भी बहुत प्रॉपर किसी का मेजरमेंट नहीं था। सबसे बेस्ट अगर इनमें से किसी का माना जाता है तो वो VK राव का। Okay, so VK Rao's measurement is considered the best among all these. उस टाइम जितने भी कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स हुए थे, उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ हो रहा था वो अराउंड 0.5% था पर ईयर। ओके, जैसे हम अभी की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ रेट एक टाइम पे 7%, 7.5% तक जा चुका है। उस टाइम पे इमेजिन करिए लेस देन 2% ग्रोथ रेट था। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लोगों की आमदनी, लोगों की कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। Now we will move on to our next topic, that is agriculture sector. तो बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसी कंडीशन थी वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। बिफोर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेल्फ सफिशिएंट, अपने खुद की फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में इंडिया वाज केपेबल। मगर जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप होता है, उसकी कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है। मेनली इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, अराउंड 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ओके, अराउंड 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट लिव्ड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में रह रही थी, और उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था दैट वाज एग्रीकल्चर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इनकम डिराइव करते थे फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। मगर ये जो पॉपुलेशन का इतना मेजर हिस्सा 85% जिस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, उसकी हालत कैसे खराब हुई, उसकी ग्रोथ क्यों स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट का मतलब होना रुक जाना, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल ग्रोथ रेट होना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों स्टैग्नेशन आ गया, उसमें क्यों स्टैग्नेंट हो गया, उसके 4 रीजंस हैं। उनमें से आपका पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है जमींदारी सिस्टम का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक फार्मर होता है और जमींदार एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एरियाज देती है जमींदार्स को, उन जमींदार्स को उन लैंड एरियाज का ओनर बना देती है।
ओके। और जमींदार को उनके बदले में क्या करना होता था, कुछ टैक्सेस फिक्स्ड अमाउंट होता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना था कि इस एक ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में इतना फिक्स्ड अमाउंट जमींदार्स को पे करना है टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जमींदार्स क्या करते थे, ये फार्मर्स को लैंड देते थे, उन पर किसानी, खेती किसानी करने के लिए। दे वर द टिलर्स, ये ओनर्स तो होते थे मगर उन खेतों पे काम कौन करता था, फार्मर्स। मगर किस कंडीशन पे ये जमीन वो उन फार्मर्स को देते, इस कंडीशन पे कि उनको अपने क्रॉप प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जमींदार को देना होगा एज टैक्स। उसको बोलते थे लगान, उसको बोलते थे लगान, दैट वाज नोन एज लगान। ओके, सो जो यहाँ पे जमींदार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स और उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इन्हें बस मतलब था अपने लगान से और अपने टैक्सेस से। सपोज किसी ईयर में कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या खराब वेदर कंडीशंस की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, कम प्रोडक्शन होता है या बिल्कुल क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो क्या ये फार्मर्स कंडीशन में होंगे जमींदार को टैक्स पे करने की? नहीं, बट फिर भी दीज जमींदार यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दीज फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रॉप। क्रॉप फेलियर हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। ऑल दे वर कंसर्न अबाउट द लगान एंड देयर टैक्सेस। तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सफर किया। Other than this, the second point is commercialization of agriculture. Commercialization का मतलब ये है कि फूड ग्रेन, जो फूड क्रॉप्स होती हैं, वीट, राइस, इन पल्सेस, इनको छोड़ करके कैश क्रॉप्स ग्रो करना। कैश क्रॉप्स एग्जाम्पल आपके कॉटन, जूट, शुगर केन, ग्राउंड नट, इंडिगो, टी, ये कॉफी, ये सब आपके कैश क्रॉप्स होते हैं। कैश क्रॉप्स का मतलब है कि इन्हें हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद अपने यूज के लिए नहीं ग्रो करते हैं। दीज आर ग्रोन फॉर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। इन्हें हम मार्केट्स में सेल करने के लिए ग्रो करते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे कि इन कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करने लगे, इनकरेज करने लगे। रीजन क्या था इसका? ब्रिटेन में बहुत उस टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी और उन इंडस्ट्रीज में गुड्स बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते। तो रॉ मटेरियल्स वो कहाँ से सोर्स कर रहे थे? फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ये जो कैश क्रॉप्स थी, इनको रॉ मटेरियल्स की तरह कलेक्ट करके एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। ब्रिटेन से वहां पे गुड्स बनते थे और उनको वापस ला करके इंपोर्ट करके इंडिया में सेल किया जाता था। तो इस सब की वजह से क्या होने लगा, इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी होने लगी, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल यूज टू ग्रो कैश क्रॉप्स। ज्यादा से ज्यादा लोग कैश क्रॉप्स, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को ग्रो करें। तो इंडिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई। तो इस सब की वजह से क्या होने लगा कि फ्रीक्वेंट फमाइन्स आने लगे। रीजन ये था कि ऑलरेडी कैश क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो गया। ऊपर से अगर कोई एक नेचुरल कैलामिटी आ जाती थी या क्रॉप फेलियर हो जाता था तो फूड ग्रेन्स की और शॉर्टेज हो जाती थी। तो जो लोग जो कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जो अपने खुद की यूटिलाइजेशन के लिए, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो कर पा रहे, वो लोग जो मार्केट पे डिपेंड कर रहे हैं फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए, तो उनके लिए शॉर्टेज हो जाता था फूड ग्रेन्स का और उन्हें फमाइन्स का सामना करना पड़ता था। The third point is low level of productivity. Low level of productivity मतलब कि प्रोडक्शन कम होना। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसा आपका लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत कम होना और इरिगेशन सर्विसेज, इरिगेशन फैसिलिटीज का ना होना, फर्टिलाइजर्स का कोई यूज ना होना। इन सारे रीजंस की वजह से प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम था, प्रोडक्शन लेवल वाज वेरी लो। ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसे स्टेप्स, कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं लिए जिससे कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। उन्होंने इरिगेशन के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स दे मेनली हैड टू डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। और अगर मॉनसून नहीं होता था, इरेगुलर होता था, तो क्या क्रॉप फेलियर हो जाता था। अदर देन दिस उन्होंने फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए। तो इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन लेवल जो था दैट वाज वेरी लो। द फोर्थ पॉइंट इज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो
एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उस इन्वेस्टमेंट की स्कैर्सिटी थी इंडिया में। जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, जो किराए पे जमीन लेकर के खेती करते थे, और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसी की जमीन पर खेती करते थे मगर उस जो प्रोडक्शन होता था उसका एक पार्ट उन्हें उस लैंड के ओनर को पे करना होता था। इसको शेयर क्रॉपिंग बोलते थे। तो जो आपके टेनेंट्स होते थे, स्मॉल फार्मर्स होते थे, शेयर क्रॉपर्स होते थे, इनके पास इनफ रिसोर्सेज, इनफ मनी नहीं था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, और इंसेंटिव भी नहीं था, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे थे उसका भी उन्हें इक्विटेबल आउटकम नहीं मिल रहा था, मतलब कि प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था। इसकी वजह से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने लागत ज़्यादा लगाते थे और उन्हें आउटपुट कम मिलता था। ऊपर से क्या होता था कि उन्होंने जो प्रोडक्शन किया होता था उसको चीप रेट्स पे ब्रिटिशर्स खरीदते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। तो उन्हें उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके क्रॉप्स के लिए इनफ मनी, इनफ रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा था, प्रॉपर प्रॉफिट उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से लोगों में इंसेंटिव की भी कमी थी, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। अदर देन दिस, पार्टीशन की वजह से भी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को सेटबैक सफ़र करना पड़ा था। उसको क्या रीज़न था इसका कि जब इंडिया का पार्टीशन होता है तो जो इंडिया का फर्टाइल लैंड एरिया था, जो इरिगेटेड लैंड एरिया था, उसका बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है। जो आपका करंट डे पंजाब है उसके अराउंड वाला एरिया वॉज वेरी फर्टाइल एंड इरिगेटेड। तो अभी पाकिस्तान में भी पंजाब का बहुत बड़ा पार्ट है जो वहाँ का भी मोस्ट फर्टाइल एरिया है। तो बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड दैट वाज इरिगेटेड एंड फर्टाइल वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अदर देन दिस, क्या था कि इंडिया जूट प्रोडक्शन के मामले में भी बहुत आगे था, मगर ऐसा कुछ था कि जो आपका करंट वेस्ट बंगाल है वहां पर आपकी जूट इंडस्ट्री ज्यादा थी, और जो आपका करंट बांग्लादेश है वहां पर जूट का प्रोडक्शन होता था, जूट क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। फिर जब इंडिया का पार्टीशन होता है तो वेस्ट बंगाल इंडिया में रह जाता है, मतलब जूट इंडस्ट्रीज इंडिया में रह जाती हैं, और जो बांग्लादेश है उस टाइम पे जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वहां पर जूट ग्रोइंग एरिया वो वहां पे चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज तो है इंडिया में, मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज तो थी, मगर रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई थी। ओके, और वहीं ईस्ट पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स थे मगर इंडस्ट्रीज नहीं थी कि उनको प्रोसेस करके जूट के गुड्स बनाए जा सके, प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। तो ये सारे रीजंस थे कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर सफर करता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और क्या कंडीशन होती है ऑन द डे इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। After this, we will move on to the next two sectors, that is industrial sector and foreign trade sector, and then we will discuss the occupational structure and other topics of this chapter.